नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, कक्षा 9वीं पाठ 10 नगरीयकरण। कितना सुंदर प्रतीक चिन्ह है नगरीयकरण का। यहाँ हम देख रहे हैं कि हरे भरे स्थानों का रूपांतरण इन पथरीले कंक्रीट भरे रास्तों में हो रहा है, यानी वन प्रदेश या कृषि प्रदेश खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं और उनका रूपांतरण हो रहा है इन कंक्रीट के जंगलों में। भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यह हमने पिछले तालिका में देखा। यह नगरीयकरण या शहरीकरण अनेक कारणों से होता है। उनमें से कुछ कारणों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण, दूसरा है व्यापार, फिर प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, यातायात और संदेश वहन तथा स्थानांतरण। तो चलो पहले जानते हैं औद्योगिकीकरण क्या है और इसका किस तरह से नगरीयकरण पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकीकरण, यहाँ पर हम दो चित्र देख रहे हैं और दोनों में हमें मिल का परिवेश दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी मिलें, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। जहां मिलें बनती हैं, कारखाने बनते हैं, स्वाभाविक है वहां पर रोजगार के लिए लोग आसपास से चले आते हैं। इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो जब मुंबई में कपड़ा मिलों की शुरुआत हुई तो इस शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ, जिससे मूल रूप से मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकीकरण और नगरीयकरण से मुंबई महानगर के ही भाग हो गए। मुंबई जो है, जब जिसे हम पहले बंबई कहते थे, यह समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के जो मूल निवासी थे वो मछुआरे थे, मछली मारने वाले, मछली पर अपना जीवन यापन करने वाले। इन्हीं की बस्ती यहाँ हुआ करती थी। जब यहाँ पर कपड़ा मिलों की शुरुआत हुई तो मुंबई के लोग, यहाँ के आसपास के लोग यानी स्थानीय लोग, दूसरे जिलों के लोग और इसके साथ साथ पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए और यहाँ नौकरी धंधा किए और यहीं बस गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मछुआरों की बस्ती थी ये भी मुंबई महानगर का हिस्सा बन गई। जो मुंबई पहले 7 छोटे छोटे टापुओं का एक समूह हुआ करता था, वो प्रत्येक टापू आपस में जुड़ा और मुंबई जो था एक छोटे से कस्बे से मुंबई शहर और मुंबई महानगर हो गया। आज मुंबई को हम मेट्रो सिटी के रूप में जानते हैं, महानगर के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो मछुआरों की बस्ती थी, यह मुंबई महानगर का ही एक हिस्सा हो गई। आज भी हम सायन कोलीवाड़ा, वर्ली कोलीवाड़ा, है ना, अंधेरी कोलीवाड़ा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्हें हम कोलीवाड़ा के नाम से जानते हैं। ये कोलीवाड़ा क्या है? तो कोली लोगों का रहने का स्थान, कोलियों का मूल स्थान। तो ये जो कोलीवाड़े थे ये भी मुंबई महानगर के हिस्से बन गए। दूसरा मुद्दा है व्यापार। व्यापार के कारण क्षेत्र में अनेक बदलाव होते हैं। सबसे बड़ा तो बदलाव जो होता है यातायात, परिवहन, आवागमन की सुविधाओं का विकास होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण होता है, सड़कें विकसित होती हैं, शीतगृह या गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, सहकारी संस्थाएं, क्रेडिट सोसाइटीज, व्यापारिक संकुल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। हम देख रहे हैं शहरों में किस तरह से यातायात और ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। बैंकिंग सुविधाएं,
और इन सब के कारण उस जगह की, उस स्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ती है। और इन सेवाओं के लिए, जितनी भी ये सारी सेवाएं वृद्धि हो रही हैं सेवाओं में, इन सेवाओं में काम करने के लिए लोगों का आवागमन जारी रहता है। तो व्यापार भी एक प्रमुख कारण है शहरीकरण का, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है स्वाभाविक रूप से वहां अनेक सुविधाएं अपने आप से अंकुरित हो जाती हैं, प्रस्फुटित होने लगती हैं। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो उनके खान पान के लिए होटल की व्यवस्था होगी, लॉज की व्यवस्था होगी। ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो पैसों को संभालने के लिए, पैसों के व्यवहार के लिए बैंक की स्थापना होती है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑफिसेज बनते हैं। सामान अधिक से अधिक आ रहा है या यहाँ से बाहर जा रहा है तो उन सामानों को रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अनेक सेवाएं अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं और उन सेवाओं में काम करने के लिए लोग भी आते जाते रहते हैं। और व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान होने के कारण शहरीकरण बढ़ने लगता है। प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी। हम सब जानते हैं भारत में पहले कृषि प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था और कृषि में मनुष्य बल का अधिक से अधिक उपयोग होता था। मनुष्य अपने बैलों की सहायता से खेती किया करता था। बाद में जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ उसमें क्या हुआ, नई नई चीज़ें आने लगी, बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया, काम अधिक तेजी से होने लगा, फसलों की कटाई के लिए मशीनें आ गई, पानी के छिड़काव के लिए अलग अलग तरह के साधन उपलब्ध होने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि खेती में मनुष्य बल की आवश्यकता कम होने लगी और इस कारण जो कृषि मजदूर थे वो वहाँ पे खाली हो गए, उनके पास काम नहीं रहा। तो वो काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे, स्थलांतरित होने लगे और शहरीकरण के विकास में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के कारण भी शहरीकरण के विकास को एक दिशा मिली। यातायात और संदेश वहन। यातायात हम देख रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आवागमन के साधन। जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है वहां नगरीयकरण तेज गति से होता है। हम सब जानते हैं जहां पे ज्यादा हमें सुविधा मिलेगी लोग वहां पे अधिक आएंगे। जब लोग अधिक आएंगे तो वहां पर काम धंधे अधिक विकसित होंगे। इसका हम एक उदाहरण देखें तो कोंकण रेल विकास के कारण रत्नागिरी जिले के सावर्डे गांव का नगरीयकरण हुआ। अब कोंकण जो क्षेत्र है वो समुद्र तटीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर यातायात के लिए पहले सिर्फ सड़क मार्ग से हम आवागमन कर सकते थे। बाद में जब कोंकण रेलवे का उद्भव हुआ तो वहां के अनेक जो जिले थे वो रेलवे स्टेशन के रूप में वहां पे विकास हुआ और जैसे जैसे वहां पे आवागमन की सुविधा बढ़ी अनेक तालुके, अनेक गांव जो थे वो समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। इसमें एक प्रमुख नाम लिया जा सकता है रत्नागिरी जिले के सावर्डे गांव का। उसी तरह हम देखते हैं कि भुसावल से जुड़ने से महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो था वो भुसावल से जुड़ा, तो जलगांव जिले का ये जो भुसावल क्षेत्र था इसका विकास भी बहुत तेजी गति से हुआ, तीव्र गति से हुआ। देख रहे हैं हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बाह्य वातावरण में घूमते हुए सतत ये हमारे कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट्स, और इन सैटेलाइट्स के माध्यम से हम लगातार सिग्नल रिसीव करते हैं और बहुत सारे काम इन्हीं पर अवलंबित है आज की डेट में। आज जो आप ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ये देख लेते हैं कि आज घर बैठे आप अपने शिक्षा से जुड़े हुए हो, अपने शिक्षकों से जुड़े हुए हो, आप हम लोगों से बातें कर रहे हो। तो ये सब किससे संभव हो रहा है? ये सब इन्हीं कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट्स के द्वारा संभव है। ये है हमारी कम्युनिकेशन व्यवस्था, संदेश वहन व्यवस्था। और इस संदेश वहन व्यवस्था ने इस कोरोना के कठिन समय में तो पूरी दुनिया को बांधे रखा हुआ है। तो इस तरह से ये सुविधाएं, ये जो टावर हम यहाँ देख रहे हैं, ये टावर अधिकाधिक जिन क्षेत्रों में मिलते हैं तो वहाँ पे हमारे मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट के लिए हमें जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें शहरीकरण को बढ़ावा देती हैं।
स्थानांतरण स्थानांतरण यह शहरीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। हम देखते हैं कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पलायन करते हैं, एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की तरफ चलते हैं। तो ये जो स्थानांतरण होता है ये अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है या स्थायी स्वरूप में होता है। कई बार अकाल, भूखमरी या बाढ़ जैसी स्थितियों से लोग त्रस्त होकर उससे अपने घरों से, अपने गांव से, अपने क्षेत्रों से पलायन करते हैं। तो यह पलायन जो है वो अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के बाद लोग पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। कई बार लोग काम धंधों की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक शहर से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यह दीर्घकालीन होता है, क्योंकि जब तक आप नौकरी धंधा करते रहेंगे आप उसी शहर में रहेंगे, तो यह दीर्घकालीन स्थानांतरण होता है। इसी तरह से लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहरों की ओर आते हैं। ऑलरेडी जो शहर है उस तरफ लोगों का पलायन होता है, क्योंकि वहां पर रोजगार की उपलब्धता अधिक होती है। तो यह जो इस तरह से स्थानांतरण है, इन स्थानांतरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि गांव खाली होने लगते हैं, एक स्थान जो है वो खाली होने लगता है और दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगती है। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जब भी लोग एक जगह ज्यादा इकट्ठा होंगे तो वहां धीरे 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 सुविधाओं का विकास होने लगता है, और ये सुविधाएं जो हैं उस समय की मांग होती है। जैसे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो खाना चाहिए हर एक को, तो निश्चित है उनको खाना की जो भोजन की जो आपूर्ति करने के लिए कोई ना कोई काम होगा वहां पे, तो इससे होटल बिजनेस बढ़ेगा। अब होटल में काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, होटल से खाना पहुंचाने के लिए घर तक कुछ लोग चाहिए, तो इस तरह से अनेक प्रकार के लोग उस होटल के बिजनेस में जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां अन्य सुविधाएं पनपने लगती हैं और वह स्थान शहरों में तब्दील होने लगता है। तो शहर उसके बाद क्या होता है कि जब कोई स्थान शहर बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है तो वहां पर रहन सहन में निश्चित रूप से बदलाव आता है। तो ये उच्च जीवन स्तर और रहन सहन के आकर्षण से भी कई बार लोग शहरों की ओर आने लगते हैं। तो ये स्थानांतरण जो है यह शहरीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। नगरीयकरण के परिणाम। बच्चों, जब भी कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीवन हो, हर जगह ये नियम लागू होता है। हमने विज्ञान में पढ़ा है, न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो नियम है ये केवल विज्ञान में ही लागू नहीं होता है, ये जीवन के हर क्षेत्र में, प्रकृति के हर क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। यह जो परिणाम है, यही परिणाम जो है वो प्रतिक्रिया है। यह परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इस परिणाम को हम सकारात्मक कहते हैं जब उसका हमें फायदा मिलता है, हमें लाभ होता है। यह परिणाम नकारात्मक कहा जाता है जब हमें उससे नुकसान होता है। तो आओ देखते हैं कि नगरीयकरण के क्या परिणाम हो रहे हैं। इससे प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन विशेषतः कहाँ परिलक्षित होता है? भूमि के नियोजन में। जमीन के जब संदर्भ में हम देखें तो यह परिणाम परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। कैसे? जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी, जिस जमीन पर खेती की जाती थी, वह भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। जिन जगहों पर खेती होती थी वहां लोग रहने लगे, क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग शहर में आए, जमीन तो निश्चित है, जमीन हम पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति से जितनी जमीन मिली है उतनी जमीन है। तो वो जमीन में अब जहाँ खेती हो रही थी, जब ज्यादा लोग आ गए तो उनके रहने के लिए घर बनने लगे, आवास बनने लगे, उन जगहों पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने लगे, कारखाने बनने लगे, ऑफिसेज बनने लगे। तो जो जमीन खेती के योग्य थी उस जमीन पे अब खेती का काम नहीं होता और वहां पर अन्य कार्य होने लगे। तो यह मुख्य परिवर्तन जो है हमें दिखाई देता है। इससे हमें क्या क्या लाभ हुए हैं? सामाजिक एकता, आधुनिकीकरण और सुख सुविधाएं। सामाजिक एकता। नगरीकरण के कारण द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है।
और इसकी वजह से क्या होता है, आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। जब बहुत तरह की सर्विसेज एक साथ रहेगी तो लोगों में लेन देन ज़्यादा होगा। लेन देन ज़्यादा होने से मतलब आर्थिक व्यवहार हमारे बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवहार बढ़ने की वजह से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध शहरों से, विविध प्रदेशों से आने वाले लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो सहज ही एक दूसरे की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को देखते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती है उन्हें अपना लेते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं अपने खान पान व्यवस्था में। आज उत्तर भारत में रहने वाला, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे बिहार में रहे, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, कहीं भी हम रहें, हमें दक्षिण भारत का जो मुख्य भोज्य पदार्थ है, इडली, डोसा, चटनी, सांभर, रसम, ये हमें सब जगह आसानी से उपलब्ध होता है और लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। न केवल होटल्स में बल्कि घरों में भी, उत्तर भारत के घरों में भी आज इडली डोसा बनने लगा है। उसी तरह से हम देखें तो दक्षिण भारत में हम जाएं तो हमें आलू के पराठे हमें मिल जाते हैं, हम गोभी के पराठे हमें वहाँ खाने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को स्वादिष्ट लगते हैं और स्वादिष्ट लगने की वजह से लोगों ने इसे अपना लिया है। उसी तरह से महाराष्ट्र का है, यदि हम वड़ा पाव देखें, मिसळ देखें, तो ये पूरे भारत देश में प्रचलित है। पहले केवल महाराष्ट्र की सीमा में मिलने वाला ये बटाटा वड़ा और वड़ा पाव आज पूरे भारत में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों को सहज रूप में अपनाते रहते हैं। उसके लिए हमें कोई बोलता नहीं है कि तुम इसे फॉलो करो, तुम हमारा आलू का पराठा बनाओ, तुम वड़ा पाव बनाओ, तुम मिसळ बनाओ, तुम रबड़ी बनाओ, कोई कहता नहीं है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें स्वादिष्ट लगती हैं, आकर्षित करती हैं, कुछ चीज़ें हमें आसान लगती हैं, इसलिए आकर्षित करती हैं। कारण चाहे जो भी हो, संस्कृतियों का आदान प्रदान होते रहता है और इससे सामाजिक एकता का निर्माण होता है। आधुनिकीकरण ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है, क्योंकि विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होते रहता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं और मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, एक साथ घुल मिलकर रहता है, तो इससे एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है। कोई कौशल किसी के पास है तो वो दूसरा भी उसको देखकर आकर्षित होता है, तो वो उससे सीखता है, प्रभावित होता है। तो इस तरह से ज्ञान, कौशल और जानकारी का आदान प्रदान सहजता से, सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना, जानकारी तथा सामग्री का लाभ सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही होता है। उद्योग और व्यवसायों से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन शहरी क्षेत्रों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ पहले मिलता है। इससे क्या होता है कि यहाँ शहरों में रहन सहन का स्तर बदल जाता है, या हम कहें तो रहन सहन का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो ये है शहरीकरण का, नगरीयकरण का परिणाम। सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं प्रारंभिक काल से ही मनुष्य को अपनी ओर खींचती रही हैं, अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। कम से कम कष्ट और अधिक से अधिक आराम, यह मनुष्य की लालसा शुरू से ही रही है और इसी कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती हैं। यातायात, संदेश वहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि अनेक महत्वपूर्ण ये सुविधाएं जो है नगरीय बस्तियों में होती हैं। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। अब हम जैसे यदि मुंबई महानगर की बात करें तो यहाँ पर सड़क मार्ग अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। तो हम यदि छोटे से छोटा साधन लें, ऑटो रिक्शा से हम शुरुआत करें तो ऑटो रिक्शा हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, रेल मार्ग हो, रेल मार्ग के साथ मेट्रो रेल है, मोनो रेल है, अनेक तरह की सुविधाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। और इन सुविधाओं के कारण क्या है, एक स्थान से दूसरी स्थान का जो आवागमन है वह जो है सहज है, आसान है। शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हैं, चाहे वो मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल स्टोर्स हों, या हम डॉक्टर के क्लिनिक कहें, सरकारी अस्पताल कहें, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कहें, ये सभी जो हैं
नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हैं, अधिक संख्या में हमें मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं, इनके साथ साथ अन्य क्षेत्रों से आए हुए अनेक रोगी और ये जो यहाँ के निवासी हैं उनके रिश्तेदार ये भी शहरों में आते हैं इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए, तो वो यहाँ पर अधिक दिन तक ठहरते हैं, क्योंकि जिस तरह का जैसा बीमारी होगी जिसकी उसका वैसा उपचार होगा, वैसा इलाज होगा। तो इन विकसित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भी शहरीकरण में वृद्धि होती है। अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं हैं, उसकी वजह से भी शहरीकरण में अधिक वृद्धि होती है। अब मैंने कहा था कि हर चीज के फायदे और नुकसान ये दो चीजें साथ साथ आती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नगरीकरण के कुछ फायदे भी हैं, लाभ भी हैं, तो उसकी कुछ समस्याएं भी हैं। देखते हैं क्या है प्रमुख समस्याएं। झुग्गी झोपड़ियां, यातायात गतिरोध, प्रदूषण और अपराध। झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं। तो नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि होती है उसी अनुपात में लोगों के आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती, आवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती है। अब दूसरी बात कि जो स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो थोड़े आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, उनके लिए यहाँ पहुंचते ही अपने लिए मकान की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि शहर में जहां भी खुली जगह मिलती है वहां पर ऐसे लोग अस्थायी और कच्चे स्वरूप के मकान बनाते हैं, और धीरे धीरे ये जो स्थान है वो अधिकाधिक ऐसे कच्चे और अवैध मकानों से घिर जाते हैं और ये झुग्गी झोपड़ियों को जन्म देते हैं। अधिकांश तो यह मकान जो मैंने बताया जैसे कि ये अवैध होते हैं, यानी प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई भी अनुमति नहीं मिली रहती है कि ये लोग यहाँ पर मकान बनाएं, और इसी के कारण क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते हैं, इसलिए इन मकानों को, इन झोपड़ियों को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती। हम सब जानते हैं कि मुंबई में जहाँ जहाँ पर भी ये अवैध झोपड़पट्टी है वहाँ पर कई सालों तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि शहर में गंदगी भी फैलती है, सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित होती हैं, और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ सड़कें नहीं होती है, बहुत सकरी सड़कें होती हैं, क्योंकि ये तो कोई प्लानिंग करके तो ये घर बने नहीं होते हैं, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पतरा ठोक लिया और घर बना लिया, रहने की जगह बना ली, उसको घर क्या कहे, रहने के लिए एक जगह बना ली, अपने सर पर एक छत बना ली। लेकिन ये जो है एकदम अनप्लान्ड होते हैं, इस वजह से यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है, ना यहाँ पर स्कूल होते हैं, न यहाँ पर कोई अस्पताल आपको बड़े मिलेंगे। यदि कभी दुर्घटनावश यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में यदि आग भी लग जाए तो यहाँ बचाने के लिए यदि अग्निशमन दल को पहुंचना है तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो इस तरह से इन झुग्गी झोपड़ियों के कारण सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित होती हैं, और ये झुग्गी झोपड़ियां भी शहरीकरण का एक दुष्परिणाम है। इसके बाद हम प्रमुख समस्या देखते हैं बड़े शहरों की, तो वो है ट्रैफिक जाम, यातायात गतिरोध। अब नगरीय क्षेत्रों का विकास होने से क्या होता है, क्षेत्रीय विस्तार होने से क्या होता है कि बाहर नगर के बाहरी हिस्सों में, उपनगरों में लोग निवास करने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में जो है फोर्ट का इलाका जो है, कुलाबा का इलाका जो है, ये मुख्य शहर के रूप में पहले विकसित था। अब वहां पे अब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आने लगे, तो सब लोग तो वहां रह नहीं सकते थे, जगह नहीं थी वहां पर, तो लोग मुंबई से थोड़े दूर क्षेत्रों में रहने लगे, जिससे अब बाद में मुंबई उपनगर या मुंबई सबर्बन हम कहते हैं। तो उस तरह से ऐसे अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। उसके बाद मुंबई सबर्बन एरिया जब भरने लगा, यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी, तो मुंबई के आसपास के जिले जैसे थाना, नवी मुंबई, पालघर, यहाँ तक भी लोगों ने अपने आवास बनाने शुरू कर दिए। अब ऐसी स्थिति में दूर दूर से लोग काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए
यहाँ पर उपनगरों से रोज नगर की तरफ आने लगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम, सड़क तो सीमित है, उतनी ही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, तो सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा न होने से लोग अपने निजी वाहनों का उपयोग भी करने लगे। तो उसके बाद में मुंबई जैसे शहर में तो आज सार्वजनिक यातायात की सुविधा भी बहुत है, तो सार्वजनिक सुविधाएं यातायात की और निजी वाहनों की संख्या, अब चाहे हम देख रहे हैं इसमें ऑटो रिक्शा भी हमें दिखाई देता है, बसेस भी दिखाई देती हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से ये हम सभी चीज़ें एक साथ रोड पर जब आ जाती हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ट्रैफिक जाम होने के कारण क्या होता है कि आवागमन में बहुत ज़्यादा समय नष्ट होता है। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हो सकता है हमें साधारण समय में, नॉर्मल स्थिति में हमें 40 मिनट लगता है, लेकिन यातायात के इस गतिरोध के कारण हम उस स्थान पे पहुंचने में 2 घंटा भी हमारा लग जाता है। तो हमारे जीवन का अमूल्य समय जो है वो यातायात गतिरोध की भेंट चढ़ जाता है, और ये शहरीकरण का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। अब धीरे से इसमें खिसक के आ गया है प्रदूषण। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदूषण जो है आजकल शहरों में एक जटिल समस्या बन गई है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, यह सभी प्रत्येक महानगर की एक कठिन समस्या बन गई है, जटिल समस्या है, और इसका निराकरण भी, समाधान भी दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि नगरों का विकास होते जा रहा है, सुविधाओं का अभाव है। उसी तरह से जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, और उसकी वजह से इस तरह के प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब यदि हमें कहा गया है कि भाई हमें आपको लाउड स्पीकर चलाना है तो आप उतने ही सीमा में चलाइए, उसकी आवाज़ उतनी ही रखें जितना कि वो आपको और आसपास के थोड़े लोगों को सुनाई दे। लेकिन हम जब लाउड स्पीकर लगाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, तो इतने तेजी से बजता है कि वो दूर दूर तक लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो वो आनंद नहीं देता, वो खुशी नहीं देता। वो आपको खुद को, एक व्यक्ति को भले खुशी देता होगा या आनंद देता होगा, आनंद से ज़्यादा उसके अहम को तुष्टि मिलती है कि देखो मैंने अपने घर में लाउड स्पीकर लगाया है, हमारे घर में ये खुशी का माहौल है। लेकिन वह खुशी का माहौल आपके घर में जो होता है वो दूसरे लोगों को तकलीफ देने लगता है। अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि कोई किसी बच्चे की परीक्षा है, और इसके अलावा भी एक सुनने की सीमा होती है, हो सकता है कि हमें उतनी तेजी से सुनना ना पसंद हो, तो इस तरह से ये और ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जाता है। तो हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। कचरा, प्रशासन हमें समय समय पर कहता है कि प्लास्टिक अवॉइड करो, प्लास्टिक से उपयोग टाळा, प्लास्टिक का उपयोग कम न करें, यदि करना ही है तो उसमें एक निश्चित माइक्रोन का प्लास्टिक ही हमें उपयोग करना है। तो लेकिन नागरिक भी जो है इन बातों को नहीं मानते, नियमों का उल्लंघन करते हैं, और बाद में वो प्लास्टिक का कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। और इससे ये जो हम देख रहे हैं, कुर्ला की जो हमारी मीठी नदी है, ये मीठी नदी हमें गटर के समान दिखाई दे रही है, गंदे नाले के जैसे दिखाई दे रही है। तो ये जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, यह शहरीकरण का एक प्रमुख हिस्सा आजकल बनते जा रहा है। और उसके बाद जो एक और भी चिंतनीय विषय है वह है अपराध। स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में कई बार कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, और इसके कारण क्या होता है कि कई बार लोग गलत रास्तों का उपयोग करते हैं पैसे कमाने के लिए, और इसकी वजह से अपराधों में वृद्धि होती है, चाहे वो डकैती हो, लूटमार हो, मारपीट हो, कत्ल हो, चोरी करना हो, सेंध मारना हो, ऐसे अनेक अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमने अन्य समस्याएं देखी कि निवास स्थानों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, विभिन्न गुटों में संघर्ष के कारण तनाव की स्थिति, और सामाजिक एकता में बाधा,
तो शहरीकरण के जितने फायदे उतने नुकसान, और उसके कारण कानून तथा सुव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।